स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। याददाश्त लौटाने वाली क्लास में आज हम करने वाले हैं काल। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था क्रिया, और क्रिया में ही आगे क्रिया का भेद जब हम काल के अनुसार देखते हैं, यानी समय के अनुसार देखते हैं, तो वो हमारा काल कहलाता है। तो फटाफट से नोट्स निकाल लीजिए अपने और चलिए शुरुआत करते हैं। जब हम बात करते हैं काल की, तो काल का शाब्दिक अर्थ है यहाँ पर समय। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी काम को जब हम कर रहे हैं उसका समय क्या है, वही हमारा काल कहलाता है। यानी कोई भी क्रिया किस समय में हो रही है, बीते हुए समय में हो रही है, आने वाले समय में होगी या इस समय हो रही है, ये बताने वाले जो भी होते हैं या शब्द होते हैं वो हमारे काल के अंतर्गत आते हैं। अब काल हमारा 3 प्रकार का है, जिसमें हम पढ़ते हैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसे हम भविष्य काल भी कह देते हैं। ध्यान दीजिएगा, भूतकाल, भूत शब्द का मतलब होता है बीता हुआ, यानी बीता हुआ समय। हम कह सकते हैं कि क्रिया का वह रूप जिससे हमें पता चलता है कि काम बीते हुए समय में हुआ है, वो हमारा भूतकाल कहलाएगा। वर्तमान काल यानी क्रिया का वह रूप जिससे हमें पता चलता है कि काम इसी समय हो रहा है, या हम कहें कि काम के करने में हमें उसकी आदत या दिनचर्या का पता चलता है, वो हमारा वर्तमान समय में आता है, यानी वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। और जब हम बात करते हैं भविष्य काल की, तो जो काम हमें पता चलता है कि क्रिया का वह रूप जिसमें काम को भविष्य में करने होना संभव है या भविष्य में होएगा वो काम, वो हमारा भविष्यत काल कहलाता है। तो ये तो बहुत आसान है। अब हमें इनके भेद देखने हैं। जब हम इनके भेद की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, भूतकाल के 6 भेद आते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद आते हैं और भविष्य काल के 3 भेद आते हैं। ठीक है, तीनों में अंतर है, अलग अलग है। इन्हीं को हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक एक करके। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर भूतकाल की, कि भूतकाल हमारा क्या है। तो भूतकाल के हमारे 6 भेद हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को पढ़ चुके हो, मैं तो आपको याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि इन्हें कैसे याद करना है। तो देखो, हम इनके नाम देखेंगे और आपने नाम से ही इनको पहचानना भी है। कि जब हम बात करते हैं, इसमें आता है हमारा सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु मद भूतकाल, जिसे कामता प्रसाद गुरुजी ने सामान्य संकेतार्थक भूतकाल के नाम से जाना है। चलिए, अब हम इनको देखते हैं, इनकी हम पहचान कैसे करेंगे। तो हम देखते हैं, जब बात होती है सामान्य भूत की, तो परिभाषा कहती है कि जब हमें पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में हुई है, लेकिन उसको पूरा हुए कितना समय हुआ है इसका हमें कोई अनुमान नहीं रहता, तो वो हमारा सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आता है। और इसकी पहचान जो हमको होती है वो होती है कि हमें वाक्य के अंत में या, ये देखने को हमें मिलता है, उससे हम इसकी पहचान करते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, माँ ने खाना बनाया, तो यहाँ पे अंत में या, तो माँ ने खाना बनाया यानी बीते समय में काम हो चुका है और उसको हुए कितना समय हुआ है इसका अनुमान नहीं है। तो ये हमारा सामान्य भूतकाल के अंतर रहेगा। अब आसन्न भूतकाल की कहेंगे तो देखो, आसन्न का मतलब मैंने आपको बताया है, इसका मतलब है समीप यानी निकट का। तो यानी वो भूतकाल जो वर्तमान के बिल्कुल निकट का है, यानी जहाँ वर्तमान से वो पूरा होके भूतकाल की तरफ आता है, उसी पॉइंट का, तो आसन्न भूतकाल। इसमें इसकी परिभाषा कहती है कि जब हमें पता चलता है कि कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है या कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, वो हमारा किस में आ जाता है, वो हमारा आसन्न भूतकाल के अंदर आ जाता है। और इसमें हमें यहाँ देखने को मिलता है या है या ये है, इस तरह से, या चुका है, चुकी है, ये हमें देखने को मिलता है। तो जैसे उदाहरण दिया है, माँ ने खाना बनाया है, तो यहाँ आपको पता चल गया या है। तो अभी इसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि ध्यान दो, यहाँ पर है वर्तमान दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भूतकाल, ये जहाँ पे भूतकाल और वर्तमान एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो यानी ये भूतकाल की सहायक क्रिया और ये वर्तमान काल की, तो दोनों आपस में यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यही पॉइंट हमारा आसन्न भूतकाल होता है और इसी को हम पूर्ण वर्तमान भी कहते हैं।
ठीक है, यही हमारा क्या होता है, पूर्ण वर्तमान भी होता है। तो ये वो पॉइंट है हमारा जिसमें अगर हम भूतकाल देखें तो इसका नाम आसन्न भूतकाल हो जाता है, और इसे अगर हम वर्तमान में देखें तो ये पूर्ण वर्तमान कहलाता है। ठीक है, याद आया। चलिए, तीसरा हमने देखा कि पूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण भूतकाल तो इसकी परिभाषा कहेगी कि जहां कार्य को हुए बहुत अधिक समय हो चुका है, यानी वो भूतकाल में पूर्ण हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है, तो वो हमारा पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है। और इसकी पहचान हमें देखने को मिलती है जिसमें हम देखें कि या था, ये थी, ये थे, या चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये देखने को हमें मिलता है, तो वो हमारा पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आ जाता है। उदाहरण जैसे माँ ने खाना बनाया था। अब आप देख सकते हैं, तो इसकी ट्रिक मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई है कि जो ये हमारा या है ये भूतकाल और था है ये भूतकाल, तो यहाँ पर डबल हमारा भूतकाल हो जाता है, और जो डबल भूत हो गया वही पूर्ण भूत हो गया। याद आया जब मैंने बताया था। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं संदिग्ध भूतकाल की। अब संदिग्ध भूतकाल, देखो संदिग्ध शब्द का मतलब होता है जिसमें संदेह हो, या हमें सच न पता हो, या हमें उसके बारे में नहीं पता, संदेह। ठीक है, संदिग्ध। अब वो भूतकाल में, तो यहाँ आपको एक बात समझ में आ जाती है कि ऐसा कार्य जो बीते समय में हुआ है, लेकिन वो हुआ है या नहीं हुआ है हमें इसमें कोई निश्चितता नहीं होती, संदेह होता है, तो वो हमारा संदिग्ध भूतकाल होता है। अब इसके लिए हमने उदाहरण देखा कि माँ ने खाना बनाया होगा, तो इसकी पहचान मैंने आप लोगों को दी थी कि वाक्य के अंत में आपको या होगा दिख रहा है, और जब मैंने आपको सहायक क्रिया याद करने के लिए दी थी उसमें मैंने बताया था, आपको पता है ये होगा, होगी, होगा, ये हमारा किस में आता है, ये हमारा भविष्य की सहायक क्रिया है, और भविष्य भी हमारे लिए क्या होता है, संदिग्ध होता है, हमें नहीं पता कि भविष्य में वो काम होगा या नहीं होगा, तो भविष्य की सहायक क्रिया को हम संदिग्ध कहते हैं। और यहाँ पे या, ये क्या है, हमारी भूतकाल है, तो हमें पता चल जाता है कि ये संदिग्ध भूतकाल है। याद आया ना, यही ट्रिक दी थी आपको। और इसके वाक्य के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा, या होगा, ये होगी, ये होंगे। ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिलता है, तो वो संदिग्ध भूतकाल हो जाता है। अपूर्ण भूतकाल में हमने बताया, अपूर्ण का मतलब अधूरा, जो अधूरा है, यानी ऐसा भूतकाल जो अधूरा है या हमें जानकारी अधूरी है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हमारा अपूर्ण भूतकाल होता है इसमें क्या आता है कि जो ऐसा कार्य जो भूतकाल में तो हो रहा था लेकिन वह समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है इसकी हमें जानकारी नहीं है। कार्य हो रहा था, ये हमें पता था कि बीते समय में कार्य हो रहा है, तो ऐसे में हमारा वो कैसा रहता है, अपूर्ण। और इसका वाक्य प्रयोग होता है माँ खाना बना रही थी। तो अब देखो यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि रहा, रही, रही, ये किसको दिखाते हैं, ये लगातार को दिखाते हैं ना, लगातार, लगातार होना। और थी, ये किसको दिखा रहा है, भूतकाल को। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो भूतकाल में लगातार था यानी भूतकाल में जारी था, वो क्या हो जाएगा, हमारा अपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, और जब हम बात करते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल की, तो इसमें हमारा आता है कि जहां पर दो क्रियाएं हों, एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करे, और ये कब, भूतकाल में, बीते समय में। तो जैसे उदाहरण दिया है, माँ ने खाना बनाया होता तो बच्चे ने खा लिया होता, मतलब माँ ने खाना नहीं बनाया बीते समय में और बच्चे ने खाना नहीं खाया। तो यहाँ पर दो क्रियाएं हैं कि बनाया होता तो खा लिया होता, तो एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर कर रहा है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सामान्य संकेतार्थक भूतकाल या हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। चलिए, अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल में देखेंगे ये हमारा 5 प्रकार का है। ठीक है, कुछ लोग इसे 4 प्रकार का भी मानते हैं, कुछ लोग इसे 3 प्रकार का भी कहते हैं, लेकिन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो माना गया वो 5 प्रकार का माना गया है। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन सा हो गया हमारा, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और हेतु हेतु मद वर्तमान काल, जिसे हम कामता प्रसाद गुरुजी ने सामान्य संकेतार्थक वर्तमान काल कहा है।
अब यहाँ पे जो छोटा सा विवाद है वो ये है कि कुछ लोग हेतु हेतु मद वर्तमान काल को नहीं मानते और 5वें स्थान पर संभाव्य वर्तमान काल को मानते हैं। तो इस तरह से संख्या 5 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आपको परीक्षा में आपको क्या ध्यान रखना है उसके तौर पर हम यहाँ पे करेंगे। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे जो अब हमारे टोटल जो 6 आ रहे हैं, हम 6 के 6 को याद करेंगे यहाँ पर, क्योंकि परीक्षा में कोई भी आ सकता है। तो हम देखते हैं सामान्य वर्तमान काल की हम बात करेंगे। तो सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, जिसमें आपको क्रिया का ये पता चले कि ये आदत है, दिनचर्या है। ठीक है, और वाक्य के अंत में हमको क्या देखने को मिलता है, ता है, ती है, ते है, या इस तरह से हमें शब्द देखने को मिलते हैं। ये पहचान हो जाती है सामान्य वर्तमान काल की। लेकिन हम भाव देखेंगे तो उसमें आदत या दिनचर्या होती है। तो देखेंगे बच्चा स्कूल जाता है, तो ता है यहाँ पर दिया है सामान्य वर्तमान काल। फिर कह रहा है तात्कालिक वर्तमान काल, और इस तात्कालिक वर्तमान काल को हम अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल, ये इसके 2 नाम हैं, याद रखना है। दूसरा नाम आ जाता है, पूछ भी लिया जाता है परीक्षा में कि तात्कालिक का अन्य दूसरा नाम क्या है। तो आपको जहाँ पे भी तात्कालिक वर्तमान दिखेगा तो जरूरी नहीं है कि वो तात्कालिक के नाम से मिले, वो अपूर्ण वर्तमान काल के नाम से भी मिल सकता है। याद आया ना, मैंने समझाया था। इसकी पहचान हमको क्या मिलती है, इसका मतलब क्या होता है, लगातार। लगातार का मतलब होता है जारी रहना। ठीक है, तो जारी कैसे रहता है, रहा, रही, रहे से, तो रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे हमें देखने को मिलता है वाक्य के अंत में। तो वो हमारा तात्कालिक वर्तमान काल हो जाता है। जैसे बच्चा स्कूल जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, तात्कालिक वर्तमान काल। याद आ गया। अब बात करेंगे संदिग्ध वर्तमान काल की। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया संदिग्ध का मतलब क्या है, जिसके बारे में हमें पता ना हो। ठीक है, और ये वर्तमान, तो वर्तमान का कोई ऐसा काम जिसके बारे में हमें निश्चित ना पता है कि ये काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें क्या रहती है, संभावना रहती है, संदिग्धता रहती है कि ये काम हो भी सकता है, संभावना है, नहीं भी हो सकता है, ये भी संभावना है, हो सकता है, संदिग्धता है, नहीं हो सकता है, संदिग्धता है। ठीक है, दोनों का मतलब यही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे उदाहरण देखेंगे, बच्चा स्कूल जा रहा होगा, तो जब हम ये देखते हैं क्योंकि रोज जा रहा था इस टाइम पे, आज जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्योंकि हमें इसी समय एग्जैक्ट नहीं पता। अगर हमें एकदम से नहीं पता तो हम फिर जा रहा होगा बोलेंगे। अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, तो देखो, जो होगा दिया है ये संदिग्ध को दिखा रहा है, और रहा जो है ये किसको दिखा रहा है, लगातार को दिखा रहा है। यानी लगातार, और ये लगातार किस में रहता है, वर्तमान में। ठीक है, जब लगातार है तभी तो वर्तमान रहेगा, तो यानी संदिग्ध वर्तमान। तो हमें इसका नाम भी पता चल जाता है इसकी पहचान से ही। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चा, जो ये संभाव्य वर्तमान काल है, कुछ लोगों का कहना है कि भाई संदिग्ध वर्तमान काल अलग होता है और संभाव्य वर्तमान काल अलग होता है। संदिग्ध में तो संदिग्धता होती है और संभाव्य में संभावना होती है। तो भाई मेरी समझ में तो बात आती नहीं है कि कैसे एक रट्टू तोता की तरह शब्द को पकड़ लेते हैं और उसके भाव को समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि परीक्षा में आना है तो आपको रट्टू तोता ही बनना पड़ेगा, कहीं कहीं रट्टू तोता बनना पड़ता है क्योंकि आपको अंक चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, जैसे अब यहाँ दिया है कि शायद बच्चा स्कूल जा रहा हो। अब देखो ऊपर जो लिखा है बच्चा स्कूल जा रहा होगा या शायद बच्चा स्कूल जा रहा हो, इन दोनों में अगर हम देखें तो शब्दों का फेर है लेकिन भाव एक ही है। यानी हमें पता नहीं है कि वो जा रहा है या नहीं जा रहा, दोनों का भाव यही है। लेकिन फिर भी हमारे विद्वानों ने 2 नाम दिए हैं और सब रट्टू तोता की तरह वही रट्टू तोता रट्टूफिकेशन करते रहते हैं। तो अब ये चीज़ आपकी परीक्षा पे भी असर पड़ता है और परीक्षा में भी आती है। तो अब इन दोनों को समझ लो अंतर, क्योंकि छात्रों के दिमाग में अंतर कैसे करें ये वाला पॉइंट आता है, क्योंकि भाव तो अंदर से दोनों में एक ही लगता है। तो दोनों में अंतर समझ लेना। अगर आपको वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये दिखाई दे तो उसे संदिग्ध वर्तमान में लगाना। और अगर आपको शायद संभवतः ऐसा लगता है, मुझे लगता है, ये वाक्य में ये शब्द हो और अंत में रहा हो, ऐसे करके, होगा होगी नहीं हो, ठीक है, ये आया हो तो वो संभाव्य में रहेगा। तो अगर ये अलग आता है तो ध्यान रखिएगा, दोनों को अलग अलग ही रखना है अगर अलग पूछा जाता है तो। ठीक है,
इसके बाद पूर्ण वर्तमान काल की बात करते हैं। तो हमने देखा जो हमारा आसन्न भूतकाल है उसी को हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, यानी कार्य बिल्कुल अभी समाप्त होता है, बच्चा स्कूल गया है, तो यहाँ पे वही भूतकाल और वर्तमान काल का मेन पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, इसी को हम आसन्न भूतकाल भी कहते हैं। तो ये तो दोनों हमारे क्या होते हैं, एक ही होते हैं, दो नाम हैं। जो कुछ लोग जो वर्तमान काल को 3 प्रकार का मानते हैं वो इसे पूर्ण वर्तमान काल को यहाँ पे रखते नहीं है, इसको आसन्न भूतकाल के अंदर ही वर्गीकृत करके रख देते हैं, तो इसलिए गिनती कम हो जाती है। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो हेतु मद को नहीं मानते हैं, और कुछ लोग संदिग्ध और संभाव्य दोनों को एक मानते हैं, तो इस तरह से करके संख्या जो है 3 ही रह जाती है। ठीक है, तो जो 3 मानते हैं, लेकिन कुछ 4 मानते हैं, कुछ 5 मानते हैं, पर परीक्षा के दृष्टिकोण से आपका वर्तमान काल जो है वो 5 माना गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, दिया है हेतु मद वर्तमान। तो हेतु मद में जब भी आएगा 2 क्रियाओं का होना, यानी आपस में एक दूसरे पर निर्भर होना। तो एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करता है, वो हेतु मद में आता है। अब वो जिस काल का होगा वो उस काल का हेतु मद हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पे दिया है कि यदि बच्चा स्कूल जाता है तो घर में शांति होती है, और अगर स्कूल नहीं जाता है तो घर में अशांति रहती है, शांति नहीं होती। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जाता है और होती है, ये हमारा वर्तमान को दिखा रहा है, तो ये हमारा वाक्य हेतु मद वर्तमान हो गया। लेकिन यहीं पे सवाल है मेरा उन लोगों से जो लोग हेतु मद वर्तमान काल को मानते नहीं हैं, जबकि हमारे जो कामता प्रसाद गुरुजी हैं उन्होंने नाम दिया है इसका सामान्य संकेतार्थक वर्तमान, लेकिन जिन्होंने इन्हें नहीं माना है उनसे सवाल ये है कि इस वाक्य को आप किस काल में रखेंगे। अगर हेतु मद वर्तमान काल अगर नहीं होता तो इस वाक्य को किस काल में रखेंगे। चलिए, हमारे बच्चों को तो पता है कि हम इसे किस में रखेंगे, हेतु मद वर्तमान काल में। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है हमारा तीसरा, भविष्यत काल, यानी भविष्य काल या भविष्यत काल। ये 3 प्रकार का हमारा होता है, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु मद भविष्य काल, जिसे कामता प्रसाद गुरुजी ने सामान्य संकेतार्थक भविष्य काल के नाम से पुकारा है। सामान्य भविष्य काल की परिभाषा कहती है कि जब कोई काम हमें भविष्य में होना पता चले कि यह काम हमारा भविष्य में होगा, तो वो हमारा सामान्य भविष्य काल कहलाता है। और सामान्य तौर पर इसमें वाक्य के अंत में गा, गी, गे ये देखने को हमें मिलता है, और इस तरह से हमारा ये सामान्य भविष्य काल हो जाता है। जैसे वहाँ वाक्य दिया है नेताजी कल दिल्ली जाएंगे, तो यहाँ पर काम जो है भविष्य काल में होना है सामान्य रूप से, तो ये हमारा सामान्य भविष्य काल। दूसरा आता है संभाव्य भविष्य काल या संदिग्ध भविष्य काल भी कह सकते हैं इसे। तो ऐसा भविष्य जिसमें होने में संभावना हो कि वो हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, या कहें जिसके होने में संदिग्धता हो कि वो हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो वो हमारा संभाव्य भविष्य काल कहलाता है। और हम इसके अंदर शायद, संभवतः, हो सकता है, मुझे लगता है कि ऐसे डाउटफुल वाले यानी संदेह वाले शब्दों का या वाक्यांश का हम प्रयोग करते हैं। तो जैसे दिया है शायद नेताजी कल दिल्ली जाएं। अब जाएं, अब देखो अगर हमने जाएंगे कर दिया तो वाक्य गलत हो जाएगा। शायद नेताजी कल दिल्ली जाएं, ऐसा कहने पर हमको पता चलता है कि शायद है, हो सकता है जाएं भी, हो सकता है नहीं भी जाएं। ठीक है, तो ये हमारा संभाव्य भविष्य काल कहलाएगा। हम बात करेंगे हेतु मद भविष्य काल की, तो वही 2 क्रियाओं का भविष्य में होना। तो एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करना, तो वो हमारा यदि नेताजी दिल्ली जाएंगे तो प्रधानमंत्री से मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि अगर दिल्ली जाएंगे तो प्रधानमंत्री से मिलेंगे, और अगर दिल्ली नहीं जाएंगे तो नहीं मिलेंगे। तो फिर दूसरी क्रिया यानी एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना। तो ये हमारे क्या हो गए, काल हो गए, और ये हैं हमारे तीनों यानी भविष्य काल। अब इसमें एक प्रश्न ऐसा बन सकता है, बाकी जितना भी है वो सब तो आप आराम से कर लेंगे। अब एक प्रश्न है जो मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा घूम रहा है, और कई सारे बच्चों ने मेरे पास डाउट भी उस चीज़ के लिए भेजा, तो मैं बता देती हूँ कि प्रश्न इस तरह से कि निम्न में से कौन सा काल का भेद नहीं है। अगर ऐसा प्रश्न दिया है
और विकल्प कुछ ऐसा दिया है कि हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद वर्तमान काल और हेतु हेतु मद भविष्यत काल और संभाव्य वर्तमान काल। अगर ये आता है तो इस प्रश्न का उत्तर क्या लगाएं? तो देखो, आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों को लेना है अंक, ठीक है। तो जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने, अब जिसने भी ये प्रश्न बनाया है उसने काल को सही ढंग से पढ़ा नहीं है, कामता प्रसाद गुरुजी की बुक को सही ढंग से पढ़ा नहीं है, तब उसने ये वाहियातपने से प्रश्न बना दिया है। अब ऐसे इंसान से आपको 1 अंक लेना है, तो उसकी खुशी के लिए आप इसका उत्तर ये लगा देना, ठीक है, कि ये नहीं होगा। बस अब यहाँ पे ये मत सोचना कि मैम आपने तो अभी ये वाली चीज़ बताई है। अब आपको पता ही है कि जो बिना पढ़े बुद्धिहीनों से हम क्या बहस कर सकते हैं। तो आपको पाने हैं अपने अंक, तो अंक पाने के लिए इस तरह की ट्रिक को आपको सम्मिलित कर लेना है। बाकी आप, क्योंकि आप लोग समझ कर पढ़ते हैं तो आपको सारी चीज़ों के बारे में पता है। तो यहाँ से आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न गलत ना हो या ऐसा ना हो कि फिर हमें उस पर बहस करनी पड़े, तो उसके लिए मैंने आपको ये तरीका बताया, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये काल हमारे समाप्त हो गए। तो इसी तरह से हम अभ्यास करते रहेंगे। ये पीडीएफ जिनको भी चाहिए तो ये पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन निधि एकेडमी पे मिल जाएगी। और देखो, आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे। हो सकता है निधि एकेडमी चैनल पर वो लोग पहली बार आए हों और उन्हें हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो। तो वैसे छात्रों के लिए मैं कहूँगी कि आप निधि एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके आप अपना पूरा कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि ये क्लास सिर्फ हमारी यूपीएसआई के लिए नहीं, हर परीक्षा के रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पहले आप पूरे कोर्स को अच्छे से पढ़ लें और फिर उसके बाद इन क्लासेस को देखें, तो आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में।